पूछा होगा कि जो जीरो लॉस की बात कर रहे थे, मात्र 18 कोल माइन के ऑक्शन में अगर राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो अच्छे दिन है खराब दिन है आप तय करिए। अभी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है, 20,435 करोड़ का अर्नेस्ट मनी आया है, देश के इतिहास में हाईएस्ट आया है। ये अच्छे दिन है खराब दिन है आप बताइए। ईमानदारी से फैसले कर रहे हैं और जो पुराने ढर्रे पर चलने की कोशिश कर रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। ये अच्छे दिन है खराब दिन है आप बताइए। जनधन योजना हमने शुरू किया, मात्र 5.5 महीने में अगर 13 करोड़ 52 लाख अकाउंट खोलते हैं गरीबों का, जो रिकॉर्ड है, दुनिया ने उसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड में कहा है। और जिन गरीब आदमियों को कुछ पैसा जमा करने की पाबंदी नहीं थी, उन्होंने अगर 11,000 करोड़ रुपया जमा कर दिया तो अच्छे दिन है खराब दिन है आप बताइए। ये जनता फिर क्यों नहीं कह रही कि अच्छे दिन आए हैं? जनता के बात में पूछेंगे, पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं उस जनता से बात कर रहा हूं जो देख रही है, देश भर में देख रही है। आज तक देश का सबसे तेज चैनल है। अब मैं उनसे बात कर रहा हूं। नहीं, पहले मुझे आप बोले दीजिए एक मिनट। अब एलपीजी पर हम कहने से आपके सवाल जो है मैं कमजोर नहीं करने वाला। आपने कह दिया हमें पीआर तो आपने अपनी कर ली, आप बताइए एलपीजी के कह रहे थे। देखिए राजदीप जी, आपके सामने पीआर में कोई जीत नहीं सकता है, समझ गए आप? तो हमें अपनी बात खाली आप कहने दीजिए, आप करिए। एलपीजी का जहां तक सवाल है, डायरेक्ट हम ट्रांसफर कर रहे हैं सब्सिडी को। अब मात्र हम अगर 3-4 महीने में 15 नवंबर से शुरू किया 54 डिस्ट्रिक्ट में, 1 जनवरी से शुरू किया देश भर में, अगर हम 6,000 करोड़ रुपए 11.5 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये छोटी बात है क्या? तो ये होता है निर्णय की प्रक्रिया। मैं आईटी मिनिस्टर भी हूं। डिजिटल इंडिया जो हम कर रहे हैं, जो आईटी में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं देश भर में, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से पूरे देश को जोड़ रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। अब देख, महंगाई कम हुई है, बहुत कम हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। वो आपके बदौलत नहीं, वो विदेश में भी कम हुए हैं। आपने बहुत सही कहा। अच्छे सितारे आए हैं। जहां तक पेट्रोल के दाम है, अच्छे सितारे। मेरा आपसे ये कहना है, दीपक पारेख जैसे बड़े उद्योगपति कहते हैं कि बातें बहुत हुई है लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया। देखिए, मैं मंत्री बनने के बाद श्रीमान राजदीप सरदेसाई जी मेरी सीमाएं हैं, लेकिन मैं किसी से पब्लिकली बहस तो नहीं कर सकता। लेकिन अच्छे दिन क्या है डिसीजन मेकिंग में? देखिए, दुनिया के बड़े बड़े लोग पूंजी इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। देश में एफडीआई का ग्रोथ 28% हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है। मेरे अपने आईटी सेक्टर में, डिजिटल इंडिया में कितने लोग पूंजी निवेश करने आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 20,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। 6,500 करोड़ का प्रस्ताव मैंने ओके कर दिया है। तो ये निर्णय हो रहे हैं। अब किसी को कोई विचार है तो लोकतंत्र है, हर में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, जैसे आपको भी अधिकार है कि आपके अनुसार हमारे अच्छे दिन नहीं आए हैं। मैं मानता हूं आ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आपके अच्छे दिन नहीं आए हैं, लेकिन अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई है। चलिए, ये अच्छी बात है, अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई। और हमें काम करने दीजिए, जनता के लिए हम अच्छे दिन लाने की कोशिश करेंगे। रविशंकर प्रसाद जी, आपने अपनी बात रखी। सलमान खुर्शीद जी, ये मानते हैं आप कि अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है? 2-3 बातें उन्होंने रखी है। महंगाई की बात रखी है। जब आपकी सरकार थी तो महंगाई डबल डिजिट में थी, वो अब कम हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई तेजी तो नहीं आई है, लेकिन कम से कम लोगों में एक आशा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक तरह से बढ़ोतरी होगी। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं, खास करके अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, तो 9 महीने में कहीं ना कहीं एक आशा की किरण तो दिखाई दी है? देखिए, जब चुनाव परिणाम आए थे और जब भी लोकतंत्र में चुनाव परिणाम आते हैं और किसी को विश्वास मिलता है, किसी को समर्थन मिलता है, तो कहीं ना कहीं आशा की किरण तो होती है। ये परंपरा है हमारे लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। वो उसका इनको भी आशीर्वाद मिला, इनको भी फायदा मिला। मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि अभी तो इस पे बहुत बहस हो सकती है कि अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए, और ये भी कहा जा सकता है कि इतने जल्दी कैसे आ जाएंगे, अभी तो बजट सत्र है। अब बजट में पता लगेगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये अभी कोई जल्दी नहीं है, इनके पास 5 साल का समय है। बहुत समय हमको भी मिलेगा पूछने का कि अच्छे दिन आखिर आए नहीं, कहां गए, कैसे गए। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक दफा भी झूठ ही हो ये नहीं कहा कि अच्छे लोग आ गए हैं। अच्छे लोगों की बात नहीं होती है, अच्छे दिन की बात होती है, लुभावने वाली बात होती है। लेकिन इस देश में अच्छी परंपराओं का और अच्छे काम का और अच्छी बातों का और अच्छे विचारों का अभाव है।
नहीं, आप एग्जाम्पल दीजिए। आप जब आप कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं आए, आप एग्जाम्पल प्लीज दीजिए। एग्जाम्पल तो सुबह से यहाँ दिए जा रहे हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे। अब हमारी प्रतियोगिता होगी कितने बच्चे हम पैदा कर सकते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि उस बेचारी माँ के लिए अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि 5 बच्चे बनाओ। फिर इनके यहाँ से कोई और कहता है कि बच्चे बनाने की फैक्ट्री हमने नहीं बनाई है। क्या ये भारत की सभ्यता है? और ये भारत में अब चर्चा होगी इसलिए कि ये अच्छे दिन लाना चाहते हैं। एक साक्षी महाराज के बयान को लेकर आप कहेंगे कि पूरी सरकार को आप बदनाम करेंगे? अरे एक साक्षी महाराज हो या कोई और हो, यहाँ गिनना अगर शुरू करेंगे तो गिनती अनगिनत लोगों की हो जाएगी। वो तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाने वाली बात यह है कि रविशंकर प्रसाद जैसे लोग भी हैं इस सरकार में, नहीं तो अभी तक तो पूरी तरह से निराश हो गए होते। अब इसकी तो तारीफ कर रहा हूं तुम्हारी यार, अब भी देख रहे हो ऐसे। योगेंद्र जी, आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन इसके पहले रविशंकर प्रसाद जी, आपने अपना हाथ ऊपर किया जब उन्होंने साक्षी महाराज का जिक्र किया। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो इस तरह के बयानबाजी से सरकार की जो एक क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठता है। आप आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन जनता जो है ये जब बयान सुनती है सवाल तो पूछेगी। देखिए, पहली बात जान लीजिए कि मुझे संतोष हुआ कि उन्होंने मुझे कम से कम ठीक ठाक माना। मैं घबरा गया कि क्या हो गया है सलमान खुर्शीद को, कम से कम मुझे तो छोड़ देते आप। थैंक्स फॉर दैट। देखिए, पहली बात आप जानिए कि मैं इनकी पीड़ा समझता हूं। जिस तरह से देश का चुनाव हुआ, योगेंद्र जी की पार्टी जीते, मैंने शुभकामना दिया पब्लिक के टीवी पर, आज भी दे रहा हूं। हम हरियाणा जीते, झारखंड जीते, महाराष्ट्र जीते, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में इनका सफाया कर दिया, आसाम में भी सफाया कर दिया लोकल बॉडी में। तो इनकी पीड़ा मैं समझता हूं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं सलमान खुर्शीद जी बड़े अनुभवी आदमी हैं, शायद आप देश की जनता की अच्छे लोगों को समझने के समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं, ये बात कहना चाहता हूं। मैं सीधा आपके सामने कह रहा हूं, जो साक्षी महाराज ने कहा वो गलत कहा, वो पार्टी की लाइन नहीं है। अब इससे अधिक और गंभीरता से हम क्या कह सकते हैं? आपके सामने कह रहे हैं। अब अगर मैं सलमान खुर्शीद के पार्टी के लोगों का दर्दे बयां क्या है कि इनके बारे में अगर हम सब बोलना शुरू करें कि आज संसद में इनके एक बड़े नेता छुट्टी पर चले गए हैं बजट सेशन में, तो इनके एमपी लोग क्या क्या कह रहे हैं सेंट्रल हॉल में हमने सुना है, लेकिन हम तो नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें अपना काम करना है। जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है, जनता ने इन्हें दर्द भोगने के लिए भेज छोड़ा है। अपनी अपनी जनता की चॉइस चलने दीजिए। लेकिन एक बात मैं आज तक के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ईमानदारी से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और जब हम इस तरह की बातें आती हैं तो हम कोई हिचक नहीं करते स्पष्ट कहने में, जो साक्षी जी ने कहा वो पार्टी की लाइन नहीं है। देश की जनता, बीजेपी, हमारी सरकार इस देश की मातृशक्ति का पूरा सम्मान करती है। अच्छा होता अगर ये जो कन्या जीविका अभियान हमने चलाया है, मोदी जी गए थे, उसके बारे में कुछ कह देते। अच्छा होता अगर हमने जो कन्या के लिए एक सिस्टम बनाया है, 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने वाले हैं हम इस देश की बच्चियों के लिए, पोस्टल विभाग, उसको भी देख लेते। लेकिन अब सलमान खुर्शीद हमारे दोस्त हैं, सिलेक्टिव देखना उनकी पुरानी आदत है, मैं उससे परेशान नहीं। आप योगेंद्र यादव जी से कुछ पूछेंगे? हाँ। मुझे तो शायद मुझे नहीं दिखता, लेकिन अमेरिका से आया मेरा दोस्त, वो बहुत कुछ देखकर चला गया। और यही नहीं सिर्फ कहा, अमेरिका वापस जाकर भी कहा, मुझे ऐसा लगता है कि चाय पे चर्चा और गंभीर होनी चाहिए थी। चलिए गंभीर करने की कोशिश करते हैं। योगेंद्र जी, आप गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर राजनेता बन गए हैं, आप बताइए क्या वाकई? मैंने ये नहीं कहा, मैंने इतना ही कहा कि आज योगेंद्र यादव एक तरह से प्रोफेसर रहे हैं, आप वकील रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस सरकार को उतना क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं जितना देना चाहिए? क्योंकि मीडिया हमेशा एक तरह से जो भी सरकार में आए उनकी जो नाकामियां हैं वो लोगों के सामने लाती है। उपलब्धियां जो आज यहां रविशंकर प्रसाद गिना रहे हैं वो जनता के सामने नहीं आ रही है। क्या हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाइंसाफी कर रहे हैं? राजदीप, आपने गंभीर चर्चा की जिम्मेवारी डाली है तो अब मुझे रोल अदा करना ही पड़ेगा। मैं कहना ही ये चाह रहा था, देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है
देश का बजट, देश की अर्थव्यवस्था हम डिस्कस कर रहे हैं और इस देश के पूरे लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो न तो हम सस्ती आलोचना करें, ना हम सस्ती डिफेंस करें। ये कहना कि अच्छे दिन 9 महीने में आ गए, नहीं आ गए, रविशंकर जी कहते हैं हम उस दिशा में हैं, जा रहे हैं, मैं उस पर अड़चन नहीं डालूंगा। अगर वो इतना कह सकें, इतना साबित कर सकें कि भाई देखो हम ठीक दिशा में चल रहे हैं, थोड़ा धीमे चल रहे हैं, थोड़ा इंप्रूव कर जाएंगे, मैं उस पर आपत्ति नहीं करूंगा। 7-8-9 महीने का समय नहीं होता, जबकि आप वो कर सकते हैं। चुनाव में इन्होंने कुछ बड़ी बातें कर दी थी, पूरा नहीं निभा सके, मैं इस पर आलोचना नहीं करूंगा। साथ ही मैं ये भी चाहूंगा कि वो सस्ती डिफेंस भी ना हो। पेट्रोलियम के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में गिरे, आप उसको कंज्यूमर तक पास ऑन भी नहीं कर सके और आप श्रेय और उसका ऊपर से ले रहे हैं। वहां पे आम आदमी पार्टी ने हंगामा कर दिया, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में चले गए, स्पेक्ट्रम को रीएलोकेट करना पड़ा, अब आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। सीएजी कोलगेट को का दर्शन करवा रहा है पूरे देश को, आपके पास क्या ऑप्शन था सर? आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। मेरे ख्याल में इस हल्की तरह की प्रशंसा और हल्की तरह की आलोचना से अलग होकर हम कॉन्क्रीट चीज पूछें। आपने कॉन्क्रीट कहा था, मैं केवल एक खिड़की से देखता हूं अच्छे दिन की बात को, वो है गांव और किसान। मैं 3 चीजें रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं, बिल्कुल कॉन्क्रीट। यूरिया, पहली बार इस देश में किसानों को पुलिस स्टेशन जाके यूरिया लेना पड़ा। 200 रुपए की थैली हरियाणा में 700 रुपए में मिली और उसके ऊपर डंडे और पड़े। और आज हम जानते हैं कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने सही वक्त पे इंपोर्ट नहीं किया था। 44 लाख टन की बजाय सिर्फ 17 लाख टन किए थे। ऐसा क्यों हुआ? नंबर 1। नंबर 2, भूमि अधिग्रहण। अभी इस मंच से, गंभीर मंच से आज तक पे केंद्र सरकार के मंत्री कह के गए कि किसान को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा नहीं आपको पता नहीं है, मैं हरियाणा जानता हूं, मिलेगा। मैंने कहा था मेरे पास एविडेंस है सर, और ये देखिए मैं आज तक के दर्शकों को एविडेंस दिखा रहा हूं। ये है हरियाणा सरकार का 4 दिसंबर का नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन स्पष्ट कहता है कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 1 होगा, यानी कि जो कहते थे, जो उन्होंने मेरे को कहा सबके सामने कि अगर आपका 100 रुपया होगा तो उसको 2 से गुना कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड पे होगा, मंत्री जी ने कहा है, और प्लस उसमें 200 रुपए सोल्यूशन जुड़ जाएगा, 400। ये देखिए हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जिसने उसमें खत्म कर दिया है। क्या ये बात सच है? नहीं है। वो कह रहे थे अधिकार नहीं है, क्या वो कहते हैं उनकी अपनी हरियाणा सरकार को अधिकार नहीं है? हरियाणा सरकार इलीगल काम कर रही है। तीसरी बात, नंबर तीसरी, आपकी सरकार ने क्या स्पष्ट लिखित वायदा नहीं किया था अपने मैनिफेस्टो में कि आप किसान की लागत का 1.5 दाम उसे दिलवाएंगे? बिल्कुल क्लियर, नो अनसर्टेन टर्म्स में था, जुमला नहीं था कि किसान की लागत अगर 100 रुपया है तो उसमें आप 50% प्रॉफिट जोड़ के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए दिलवाएंगे। क्या यह वायदा था कि नहीं? और क्या यह सच नहीं है कि 3 दिन पहले आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा है कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे? आप इन तीनों चीजों का जवाब दीजिए। रविशंकर जी, आप कैबिनेट के स्पोक्स पर्सन हैं, इसलिए आप इन चीजों पर बोल भी सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। पहली बात तो मुझे यह कहना था कि योगेंद्र यादव अगर हमारा इंट्रोगेशन करेंगे, आप बता करके आते, तो मैं एग्रीकल्चर से लेके यूरिया से लेके पेट्रोल से लेके सारा डाटा लेके चला था। पहली बात नहीं, मुद्दा गंभीर है। यूरिया का मुद्दा बिल्कुल सही मुद्दा है। भूमि राजदीप जी, आपको योगेंद्र यादव के स्पोक्स पर्सन बनने की जरूरत नहीं है, मैंने उनका प्रश्न समझा है, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, एक मिनट, हल्की बात मत कीजिए। अच्छा, हल्की बात हो गई ना। हल्की बात क्या हुई? अब अगर आपके मंच पर मुझे व्यंग करने का अधिकार नहीं है तो मैं उठ के चला जाता हूं। अब आप व्यंग से इतने परेशान हो गए। देखिए, मैं योगेंद्र यादव से एक बात कहूंगा कि आज तक के बड़े फोरम को आप आदमी पार्टी के हरियाणा के पॉलिटिकल डिबेट का अखाड़ा न बनाया जाए। मैं बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यूरिया के मामले में उन्होंने वहां कहा है लाठी चली है, यूरिया इस देश में उपलब्ध है, जहां तक मेरी जानकारी है, सफिशिएंट मामला में इंपोर्ट हुआ है। अगर कुछ कमी हुई है तो देखना पड़ेगा उसको। लेकिन हरियाणा में अगर 1, 2 या 3 जगहों पर, मैं आपको 10 जगह के उदाहरण लेकर के चलूंगा कि यूरिया पूरा उपलब्ध है, मैं मालूम कर लूंगा ये काम। यानी केवल हरियाणा में अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये आपका है, मैं उसको भी कंटेस्ट कर रहा हूं। मुझे उसके तथ्यों की जानकारी मालूम करनी पड़ेगी। जो दूसरी बात इन्होंने कही कि लैंड एक्विजिशन में आपको ट्वाइस द प्राइस, ट्वाइस सोल्यूशन देना है। यह एक्ट का प्रावधान है। एक्ट के प्रावधान के खिलाफ में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता। यह हमारा कमिटमेंट है ऑर्डिनेंस में भी, जो हमने चेंज किया है।
अब एक बात को आप समझिए, क्या गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्रामीण सड़क योजना के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? डिफेंस के एक्सपेंशन के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर की जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? यह चर्चा हुई थी। आज सलमान यहां मेरे दोस्त बैठे हुए, इनके राज्य के मुख्यमंत्री ने, केरल ने कहा, आसाम ने कहा, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट के आने के बाद हम कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, सड़कों के लिए नहीं ले पा रहे हैं, मैं आईटी के लिए अगर हमको कुछ लेनी है वो भी नहीं कर पा रहे। समस्या थी। लेकिन जहां तक किसानों के कॉम्पनसेशन का सवाल है, यह एक स्टैट्यूटरी कमिटमेंट कि डबल प्लस सॉल्यूशन डबल। तो ये नोटिफिकेशन आप कह रहे हैं हरियाणा की राजनीति योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा, देख मेरी बात, आरोप मैंने लगाया, उसको मुझे फैक्चुअली एग्जामिन करना पड़ेगा। देखिए एक बात समझिए, तीसरे प्रश्न का भी अब यहां पर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। अब जहां तक किसानों के मिनिमम सपोर्ट की बात है, हमारी सरकार कमिटेड है, हम कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं। और हद बाकायदे जब वो कमिटमेंट है तो है, कई बार उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है, लेकिन चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन हो, चाहे वो यूरिया हो, अगर एक दो जगह कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके बिना पर, अगर स्टेट पर कहीं से भूल भी हुई है, मैं आपके साथ मानने को तैयार हूं, तो उसके बिना पर यह कहना कि हिंदुस्तान के 90% में जो ठीक हुआ है वो गलत हुआ है, यह तर्क लगाने का क्या मतलब है? इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा की राजनीति में योगेंद्र जी का एक दखल भी है, एक रुचि भी है, और उनके उस अधिकार का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन हरियाणा, और अभी वो बुरी तरह से हारे भी हैं, हम लोग पूरा स्वीप किए हैं विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, अगर फिर भी कुछ कमजोरी है उसको देखा जाएगा, लेकिन उसकी बिना पर यह कहना कि वहां किसानों के साथ हम उचित काम नहीं कर रहे हैं, ये निष्कर्ष ठीक नहीं है। योगेंद्र जी, आप हरियाणा की राजनीति आज तक के प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, ये सीधा आरोप मंत्री जी आप पर कर रहे हैं। पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जनता के सामने, वो कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स गलत है नोटिफिकेशन के मुताबिक। आप मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं उसको। आप दीजिए उनको, आप दीजिए जरा। और मुझे और एक बात, हरियाणा सरकार का पक्ष सुनना पड़ेगा। दोनों बातें बहुत एलिमेंट्री है सर। देखिए आप, ठीक है, मैं देखूंगा, आप दिखा रहे हैं, उसका पक्ष देखना पड़ेगा। और मैं कानून ये भी जानता हूं योगेंद्र जी, सलमान मुझे इस बात को कंफर्म करेंगे, अगर लॉ में कोई प्रोविजन स्पेसिफिक है तो नोटिफिकेशन उससे कॉन्ट्री नहीं निकल सकता। सर राजदीप, मैं एक बात अब कहूं, आपने कहा सर, एक तो मेरा अनुरोध होगा रविशंकर जी से कि ये चुनाव के आंकड़े कौन कहां जीता हारा ये बात ना बताइए, मुझे दिल्ली के गिनाने पड़ जाएंगे, खाम का बात हल्की पड़ जाएगी, उसे छोड़ दीजिए। मैंने तो बात ही नहीं की। मैंने पहली बात, आप कह रहे हैं हरियाणा को ला रहा हूं, सर हरियाणा है, हवाई नहीं है, कैलिफोर्निया की बात नहीं कर रहा हूं, इसी देश का है, पहली बात। दूसरा, यूरिया का संकट सिर्फ हरियाणा का नहीं है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, सब जगह हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आप ये जो बता रहे हैं, मुझे बहुत हैरानी हुई। यहां यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, सम्मानित और लॉयर हैं, वो जानते हैं। सर 4 दिन पहले आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्लस 50% करना संभव नहीं है। ये एफिडेविट, आप वकील हैं, मतलब उसमें क्या? मैं एग्जामिन करूंगा ना। नंबर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अब मेरे सामने एक एफिडेविट कोट कर दीजिएगा आप, या तो मुझे आप पहले से बता देते तो मैं एटॉर्नी जनरल से पूछ करके आता, सर ये मैं विभाग से पूछ करके आता, और हु नोस मैं 20 नोटिफिकेशन खुद लेकर के आता। तो ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, एकाएक एफिडेविट कहेंगे, एक नोटिफिकेशन कहेंगे, तो मुझे एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। राजदीप, आप कृपया करके मुझे बता देते कि इतने नोटिफिकेशन लेके आने वाले हैं योगेंद्र बाबू, उनका सम्मान है, मैं जवाब लेके आता। सर मैं कोई खुफिया नहीं बताया था कि वो नोटिफिकेशन ले आ रहे हैं। मैं कोई खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये 4 दिन पहले देश के तमाम अखबारों में छपी हुई है, और मैं मान के चलता हूं कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को अखबार पढ़ने का समय मिल जाता होगा। नंबर तीसरी बात, ये जो नोटिफिकेशन है रविशंकर जी, आप ये भी मालूम होता कि योगेंद्र जी इतने विषय पर इतना एफिडेविट पर इतने सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब लेकर के आता, फिर ये तो कमाल कर रहे हैं आप। योगेंद्र जी एक मिनट, बस एक चीज कह दूं, ये जो अध्यादेश, ये जो आप नोटिफिकेशन वाली बात कह रहे हैं सर, इसमें एग्जैक्ट प्रोविजन ये है, जो यूनियन लॉ है वो कहता है कि इस फैक्टर को 1 से 2 की रेंज में कुछ भी किया जा सकता है, और वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि उसको 1 से 2 के बीच में कहीं भी करे। और हरियाणा सरकार ने अपने इस लीगल प्रेरोगेटिव का यूज करते हुए किसान के लिए जितना अनफेवरेबल वो फैक्टर हो सकता था वो किया है। मैं
मैं इस हरियाणा की राजनीति से उठकर मेरे राज्य महाराष्ट्र की तरफ आता हूं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल आप ये पूरी चर्चा सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, और आपकी मुस्कुराहट में मुझे कहीं लगता है कि आप चाहते हैं कि इस चर्चा में अगर आप शामिल ना हो तो आप खुश हैं, क्योंकि आप ऐसा आप है इनके पक्ष विपक्ष में हम लोगों को बाहर ही रहने दो, हम ज्यादा खुश हैं। अभी मैं सुन रहा था जी, अभी लैंड एक्विजिशन के बारे में हमारे मित्र रविशंकर जी कह रहे थे। मुझे आज भी याद है कि जब लोकसभा में ये पिछली सरकार में ये अध्यादेश अभी लाए, मगर तब तो बिल पास हुआ था, तो सबसे ज्यादा इसमें चीख कर हमारे ही मित्र भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि जो ये बिल के प्रावधान है इसको और जटिल किए जाए। और अब सरकार बदल गई तो अब उनकी भाषा भी बदल गई, और अब वो बिल को हटाकर अब ऑर्डिनेंस के माध्यम से उस बिल को डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं।